नमस्कार, मैं हूँ पोयम भारद्वाज। आप सभी का स्वागत करती हूँ कवि सम्मेलन के इंस्टाग्राम पर। आप सब मेरे साथ जुड़ चुके हैं इंस्टा कवि सम्मेलन में, जहाँ मैं आपको मिलवाती हूँ देश दुनिया के बड़े बड़े कवियों और शायरों से। और आज ऐसे ही कवि हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने प्रेम को एक अलग ही ढंग से परिभाषित किया है, जिनके गीतों को आप झूम कर सुनते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गीतों के राजकुमार डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी की। सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए सर का स्वागत करते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे पेज कवि सम्मेलन पर। नमस्कार, बहुत सर बहुत धन्यवाद। सर, दर्शकों को थोड़ा वेट करना पड़ा और आपके जुड़ने से पहले ही पता लग गया कि लोग आपको कितना प्यार करते हैं। नीचे इतनी फरमाइशें आ रही थी आपके, कभी किसी गीत की वो आपको प्रणाम कर रहे थे लोग। हाँ, प्यार तो करते हैं लोग, मोहब्बत तो सर करते हैं। जी जी सर, जब आपने अपने कविताओं की सफर शुरू किया कविताओं का, तो जब आप कवि सम्मेलन की दुनिया में आए तब हम देखते हैं कि जो गीतों का अस्तित्व था वो कुछ खो सा रहा था। जब कविता के नाम पर वीर रस और हास्य रस सुनाया जाता था मंचों पर, तो आपको कितनी मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ा, या फिर किस तरह से मंचों पर गीतों को स्थापित करना पड़ा? देखिए, जब कोई सफर होता है तो मुश्किलें तो आती हैं हर सफर में। जी। कोई भी सफर ऐसा नहीं होता कि चाहे वो चाहे रेल का या बस का सफर हो, चाहे इस कविता का सफर हो, सब में परेशानी आती है। और जब हम आए थे तो हम्म। तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है कि उस समय हास्य रस और वीर रस मंचों पर छाया हुआ था। जी गीतकार एक कोने में बैठा रहता था, कोई पूछता नहीं था जी गीतकार जी को। जी 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 जी। तब उस समय मैं आया, लेकिन तारीफ की बात है कि जिस के कारण गीतकार कोने में बैठा हुआ था, हम्म। उन हास्य रस के और वीर रस के कवियों के कारण ही गीत फिर दोबारा स्थापित हुआ। अगर वो लोग चाहते जी तो जी जी। मंच गीत को मंच से बाहर भी कर सकते थे। जो चीज एक कोने में रखी हम्म। हुई है उसको बिल्कुल हटा भी सकते थे, लेकिन नहीं। जी जी जी। उन्होंने उनकी ही उनके प्रोत्साहन से, उनके हम साथ देने से गीत हम्म। फिर से स्थापित हुआ। और उन लोगों ने, चाहे वो मैं किसी का भी नाम लूं, बहुत सारे वीर रस के कवि हैं, चाहे वो डॉक्टर उर्मिलेश हो, चाहे हरीम भवार जी हो, या कोई भी सही। हास्य रस में जी बहुत बड़े बड़े नाम आते हैं, चाहे अशोक चक्रधर जी हो, सुरेश शर्मा जी, जी। जितने दिया। और मंच पर, क्योंकि गीत का एक नया फ्लेवर था उस वक्त जब मैं आया था, गीत का नया फ्लेवर लेके आया हम्म। था, नई नई खुशबू थी, नई आवाज थी, गीतों का जी। एक नया ट्रेंड था। वो जब लेके आए तो उनको भी लगा कि आम गीतों से हटके ये गीतकार है, तो उन्होंने फिर बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया और मंच पे मुझको खूब प्यार भी दिया। इस वजह से दोबारा फिर जम गया गीत। और आज ये हालत है कि गीत को लोग उतनी ही मनोयोग से सुनते हैं, गीत के लिए उतनी ही तालियां मिलती हैं जितनी हास्य रस और वीर रस के कवि को मिलती हैं। बिल्कुल सर। हाँ, ये अब वो जमाने नहीं है कि क्योंकि अब तालियों का जमाना है। जी अगर जी जी आपकी जी। कविता पे तालियां कम हैं तो आपका अंकन कम होगा। हम्म। हास्य रस और वीर रस कवि सम्मेलन शरीर के शरीर तो हो सकते हैं, अंग तो हो सकते हैं, लेकिन आत्मा हम्म। गीत ही है। जिस दिन गीतकार या गीत से समाप्त हो जाएगा, उस दिन ये कवि सम्मेलन समाप्त हो जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। तो मंच पर गीत को जी जी स्थापित जी। करना और गीत को सुनाना बहुत बड़ी बात है। ईश्वर ने हमारा साथ दिया और हम आज मंचों पे जैसे जिस तरह से लोग प्यार करते हैं, जिस तरह से मोहब्बत करते हैं, बस हम कोई बहुत बड़ी डींग नहीं हाकते, बस जितना है हमारे पास उतना सुना जी देते जी। हैं। सर, वो कौन सा गीत था जिससे आपको मतलब लोग डॉक्टर विष्णु सक्सेना के नाम से जानने लगे, जिसकी बदौलत कि एक होता है ना कि हमारी कोई गीत होता है हमारा, या किसी कवि का कोई शेर होता है जिसकी वजह से वो पॉपुलर होते हैं बहुत, तो वो कौन सा गीत था जिसकी वजह से आपको मंचों पर प्रसिद्धि मिली? देखिए, समय समय हर समय की सीढ़ी के हिसाब से मंजिल मिलती चलती है। आप जब शुरू में हम्म। आए थे तो एक कभी हम खो गए, कभी तुम खो गए, दास्तां कहते सुनते ही हम सो गए, तो वो पॉपुलर हुआ उस समय। फिर कुछ समय और बीता तो हम्म। तुम उफनती हुई सी नदी लग रही, आओ अपना समंदर बना लो मुझे, मैं गए वक्त जी सा जी हूं न फिर आऊंगा।
मुड़ के आवाज देकर बुला लो मुझे। फिर थोड़ा सा और समय जी। बीता तो आओ एक बार जो तुम्हें देख लूं, क्या पता फिर ये दर्पण मिले न मिले। पास आ तन जी। की जी। गंधों को दे दो मुझे, क्या पता फिर ये चंदन मिले न मिले। फिर और थोड़े से वाह। आगे बढ़े तो जैसे जैसे हम्म। समय बीतता चला गया, जैसे जैसे समय गुजरा, हर एक जो सेगमेंट का एक गीत पॉपुलर होता हम्म। चला गया। जी। 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 फिर एक ऐसा पड़ाव आया जिस गीत ने बहुत पॉपुलर किया। वो था कि रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई है कुछ जी। जी। जी सर। दिया पत्थर पर लिखे मिला। इस गीत ने हमें बहुत पॉपुलर किया, पहचान दी। फिर थोड़ा और आगे जी। चले तो फिर थाल पूजा कर लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा। तो यूं अलग जी। अलग जी सेगमेंट हैं, अलग अलग पीढ़ियां हैं। समय समय के हिसाब से गीत पॉपुलर होते चले गए और उन गीत ने पॉपुलर कर दिया। सर, हमारे दर्शक भी नीचे रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, वो उसकी फरमाइश किए जा रहे हैं, तो 2 लाइनें उनके लिए हो जाए। जो दर्शक हमको देख रहे हैं, जो हमारे प्यारे मोहब्बत करने वाले श्रोता हमको जी। सुन रहे हैं, उनसे ये कहते हैं कि ये तो बहुत सुना हुआ है और यूट्यूब पे बहुत लोगों ने सुना, सुन भी सकते हैं। फिर भी लाइव है तो सुनने का मजा अलग हम्म। होता है। जी। जी। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक वाह। लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। तो यूं ही है, सब चलता है। तो ईश्वर की कृपा, देखिए हमारा कोई योगदान नहीं है इसमें। अगर कोई शब्द पॉपुलर हो रहा है या कोई गीत पॉपुलर होता है जी। जी। तो जी। इसमें किसी भी कवि को ये नहीं समझना चाहिए कि हमारी कोई अर्निंग है। ये सब ईश्वर की जी। दी जी। हुई करामात, ईश्वर की कृपा है। गीत तो आदमी बहुत लिखता है, एक गीत ही क्यों पॉपुलर होता है, इसका मतलब है उस पर ईश्वर की कृपा है। तो जब जी। तक जी। आप जी। ये मान के चलेंगे कि प्रभु की सत्ता है तो आपके ऊपर प्रभु की कृपा बनी रहेगी। तो मैं ये मानता हूँ, मेरा ये मानना है कि मेरे इस गीत पर ईश्वर की कृपा है। जहाँ मैं पहली बार जाता हूँ वहां मुझसे पहले पहुंच जाता है ये गीत, और वहां के लोग फरमाइश करने लगते हैं कि वो गीत जरूर सुनाइए। तो ये सब मेहरबानी ऊपर वाले की, मेरा कुछ भी नहीं। सर, विज्ञान का एक विद्यार्थी, मतलब हम देखते हैं जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, उनको अपनी किताबों से ही बाहर निकलने की फुर्सत नहीं होती, लेकिन आपने एज अ डॉक्टर भी अपनी पहचान बनाई और कवि सम्मेलन में भी एक बड़ा मुकाम हासिल किया। तो किस तरह से आप कविताओं के प्रति आकर्षित हुए? देखिए हमारे खून में है कविता। हमारे दादाजी बहुत अच्छी कविता लिखते हैं, हमारे पिताजी भी अच्छी कविता लिखते थे, जी। मेरे भाई, बड़े भाई दीनदयाल सक्सेना, उन्होंने बहुत अच्छी कविताएं लिखी। तो ये कविताओं की तरफ प्रेरित होना तो अलग बात है, लेकिन ये खून में उसको कहाँ ले जाएंगे। लेकिन कविता लिखने की हम्म। प्रेरणा जो मुझे मिली वो मेरे दादाजी से मिली। दादाजी अपने दोस्तों के जो खत आते थे वो कविता में उनके जवाब देते थे। उस समय खतों का जमाना था, आज के मोबाइल जैसा नहीं था। हम्म। तो जब वो खतों के जवाब लिखा करते थे तो लिखवाए हमसे करते थे, क्योंकि हमारा राइटिंग बहुत अच्छा था। तो जी। जी। वहां से फिर समझ में आई कि रदीफ क्या है, काफिया क्या है, तुकांत क्या है, वजन कितना होता है। तो हमको लगा कि कविता में आदमी ज्यादा पसंद करता है। फिर कविता थोड़ा थोड़ा ज्ञान हुआ जब पांचवी या छठी क्लास में पढ़ते थे हम, उस वक्त बात है। एक अखबार वाले से संपर्क हुआ। हमारे लोकल में ही एक अखबार निकलता था, सविता गौरव नाम का। तो वो जब एक हम कहते थे भाई हमारी कुछ कविताएं छाप दीजिए, तो वो जानता था बच्चा है क्या लिखता होगा। इसके एवज में हमसे बहुत काम कराता था। 3-4 हफ्ते के बाद कहीं एक कोने में एक छोटी सी 4 लाइनें छाप दी। हम इसी में बड़े खुश हो जाते थे। तो एक बार दादाजी ने हमसे कहा कि क्या कहाँ जाते हो तुम ये कागज लेके। मैंने कहा दादाजी हम कविता छपवाने जाते हैं अखबार में। तो उन्होंने हमें डांटा, बोले कि खबरदार जो आज के बाद किसी अखबार वाले के पास गए, ओह। अपने अपने अंदर इतनी कुव्वत पैदा करिए, अपने अंदर हम्म। वो प्रतिभा लाइए, स्किल इतनी बढ़ाइए कि अखबार वाले आपके पास आए कि विष्णु सक्सेना हमें आपकी कविता चाहिए। अरे वाह। आप इतना, हाँ, इतने अंदर अपनी कुव्वत पैदा करिए कि इंटरव्यू लेने वाले आपसे खुद कहें कि हमको इतना टाइम।
आप खुद टीवी चैनल वाले के पास जाए कि मेरा इंटरव्यू लीजिए, वो नहीं होना चाहिए। तो यूं यूं समझिए वो बचपन का टर्निंग पॉइंट था। उस दिन के बाद फिर हम उस अखबार वाले के पास गए और अपने अंदर कविता की जो डेवलपमेंट था, कीटाणु का डेवलपमेंट किया। फिर धीरे धीरे करके साइंस ले ली, बायोलॉजी ले ली। फिर पिताजी चाहते थे बेटा डॉक्टर बन जाए, डॉक्टर बने। हाँ। तो डॉक्टर बन गए। लेकिन संसार के पिताजी के मन में कुछ और था। संसार के पिताजी चाहते थे कि हम इसको कवि बनाए। तो चलती संसार के अरे पिताजी की वाह। ही है। तो फिर जी कवि जी बन जी। गए। और ये सारा का सारा सिलसिला हम जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे वहां से ज्यादा हुआ। क्योंकि वो समय ऐसा होता है कि जब आप होशो हवास में होते हैं। और जब होशो हवास में होंगे तो आपको अच्छा बुरा भी मालूम होगा कि अच्छा और बुरा क्या है। तो मेडिकल की पढ़ाई करते थे। आकाशवाणी ने हमें बहुत सहायता की। हमारी कविताओं को प्रसारित करती थी आकाशवाणी। उस समय टेलीविजन का भी इतना जोर नहीं था जितना आकाशवाणी का था। जी जी। टेलीविजन की बात ये 89 सॉरी ये 81 की बात है। 81 में टेलीविजन घर घर में नहीं पहुंचा था। रेडियो रेडियो से ही काम चलाते। तो जो जो रेडियो पे कविता अगर सुना देता था तो उसकी बहुत बड़ी वैल्यू मानी जाती थी। उस समय आकाशवाणी उदयपुर ने हमारा बहुत बहुत प्रोत्साहन दिया हमें। मैं फिर आकाशवाणी उदयपुर का कैजुअल अनाउंसर भी रहा। अरे वाह। हाँ, वहां से कविताएं यूं करके वो यात्रा चलती रही। राजस्थान के कवि सम्मेलन शुरू किए और फिर राजस्थान से फिर यूपी में आए। यूपी से फिर पूरे देश में जाना शुरू हो गया। समय समय पर अच्छे अच्छे लोग मिलते चले गए। जैसे कि राजस्थान में जो कवि सम्मेलन हुआ था, सबसे पहला कवि मतलब उसमें मेरे दोस्त थे और उपेंद्र अनु वो मुझे लेकर के गए। फिर एक चित्तौड़ में कवि सम्मेलन हुआ था, वहां फिर डॉक्टर उर्मिला जी मुझे मिले। वो मुझे फिर यूपी में लेके आए। यूपी से फिर सूरत ले गए। सूरत में रामरिक मनहर मिले। वहां उन्होंने पूरे मुझे अखिल भारतीय बना दिया। फिर अंतरराष्ट्रीय बना दिया। तो धीरे धीरे पड़ाव आते चले गए और उन पड़ावों पे अच्छे अच्छे लोग मिलते चले गए जिन्होंने मेरे ऊपर ईश्वर की प्रेरणा की कृपा बनाए रखी। जी जी। सर, आप श्रृंगार रस लिखते हैं, प्रेम की बातें करते हैं, लेकिन अभी हमने देखा कि सरहदों पर इतना तनाव है, तो कभी ऐसा लगा आपको कि आपको वीर रस पर लिखकर कोई कविता दर्शकों के बीच अपनी बात रखनी चाहिए? हाँ, मैं लिखता हूँ और मैंने समय समय पे वीर रस की क्या सैनिकों को प्रोत्साहित करने की कविताएं के लिए लिखी हैं। देश के ऊपर भी लिखी हैं। डॉक्टर कुंवर विजयन जी का एक बहुत बढ़िया शेर है कि जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कुछ और ही होंगे वो कलमकार नहीं है। तो अरे वाह। सिर्फ मैं श्रृंगार की कविता लिखूंगा तो बेईमानी होगा। अगर वक्त इस समय देश पे संकट है और दो देशों में युद्ध चल रहा है तो फिर मैं श्रृंगार की बात करूंगा तो सब लोग मुझे गालियां देंगे। इसलिए समय समय पे वक्त के साथ अपनी बदलते रहिए। मैंने बहुत उस समय कारगिल का जमाना था। जब कारगिल युद्ध हुआ था उस समय मैंने कविताएं लिखी थी देश की। जाने कैसी कैसी पीड़ाएं अंदर से निकल रही, कैसे गाऊं देश गीत की सीमा शोले उगल रही। आग जहां भी लगे पक्ष दोनों ही बहुत झुलसते हैं, ऐसे जितने मसले हैं तो प्यार के साथ सुलझते हैं। नहीं टिकी कोई छत अब तक नफरत की दीवारों पर, फिर भी दुश्मन गौर नहीं करता है पिछली हारों पर। तो लेकिन हमने अपनी कविताएं सब बहुत ज्यादा उत्तेजना वाली कविताएं नहीं कि मार दो काट दो झंडा गाड़ दो। आप गीतकार हमेशा जोड़ने की बात करेगा, जोड़ने की बात करेगा, तोड़ने की बात कभी। तो हमने उस कविता में भी यही कहा कि देखिए आग जहां भी लगे पक्ष दोनों ही बहुत झुलसते हैं। दोनों देशों को समझाया कि लड़ाई में कुछ भी नहीं रखा फायदा। अगर लड़ाई होगी तो फिर दोनों पक्षों को नुकसान होगा। आग जहां भी लगे पक्ष दोनों ही बहुत झुलसते हैं, ऐसे जितने मसले हैं सब प्यार के साथ सुलझते हैं। नहीं टिकी कोई छत अब तक नफरत की दीवारों पर, फिर भी दुश्मन गौर नहीं करता है पिछली हारों पर। क्या बात है।
इस तरह की कविताएं भी लिखी, शहीदों के लिए भी लिखी, जो शहीद हो जाते हैं सरहद पर, हम्म। उनके लिए भी लिखी। जिनकी वजह से आज दिवाली और ईद है, ये हम्म। सारी निगाहें उन्हीं की मुरीद हैं, मेरे तमाम गीत आज उनके नाम हैं, सरहद पे जाके आज हुए जो शहीद हैं। वाह, इस तरह की क्या बात कविताएं लिखी। होली का मौका आता है तो होली के ऊपर भी लिखते हैं, दिवाली का मौका है। आता जी है जी दिवाली जी। के ऊपर भी लिखते हैं, और करवा चौथ का मौका आता है तो करवा चौथ पे भी लिख देते हैं। क्या बात है सर। थाल पूजा का लेकर चले आइए। कम से कम हमारे पास उसके 20 मैसेजेस और कमेंट्स आ चुके हैं। मैसेज अलग आ रहे हैं और कमेंट्स तो आप देख ही रहे हैं। थाल पूजा का लेकर चले आइए। अ, मेरे ख्याल से हम लोग जो इस समय बातचीत कर रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा बातचीत होनी चाहिए। कविताएं तो हम सुनाते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं, और श्रोता श्रोता मेरे सर भगवान हैं। हमारे श्रोता कह रहे हैं, बिल्कुल। मैंने बताया ना, श्रोता मेरे भगवान हैं और जी दूसरे जी। भगवान, क्योंकि अगर ये ना हो तो हम इस दुनिया में बेकार हैं। बिल्कुल। हम कविता की दुनिया में कुछ भी, हम 5 मिनट नहीं खड़े हो सकते माइक पर, अगर ये श्रोता जी जी। हमें मोहब्बत न करे, तो इनकी बात को हम्म। इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। तो मेरे जितने श्रोता हैं, दर्शक हैं, मुझे देख रहे हैं, प्यारे दोस्तों, आपके कहने पे एक कविता के एक मुखड़ा और एक अंतरा आपको सुनाता हूँ। थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा, थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा, आरती बन के गूंजो दिशाओं में तुम, और पावन सा कर दो शहर ये मेरा, थाल पूजा का लेकर चले आइए। बजने का दिल की धड़कन के स्वर जब तुम्हारे हुए, बांसुरी को चुराने से क्या फायदा, बिन बुलाए ही हम पास बैठे यहाँ, फिर ये पायल बजाने से क्या फायदा, डगमगाते डगों से न नापो डगर, डगमगाते डगों से न नापो डगर, देखिए बहुत नाजुक जिगर है मेरा, थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा, आरती बन के गूंजो दिशाओं में तुम, और पावन सा कर दो शहर ये मेरा, थाल पूजा का लेकर चले आइए। क्या बात है, बहुत सुंदर सर। सर इससे एक जैसे आपने जितना डूब कर सुनाया, तो उससे एक बात आती है, जैसे कि जब हम शेर लिखते हैं तो उसमें हम आधी बात लिखते हैं। जब हम गीत लिखते हैं तो उसमें हम अपने सारे जो भावनाएं हैं वो लिखते हैं। मतलब गीत एक बहुत नाजुक विषय है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, गीत नाजुक तो है और मुश्किल भी है। देखिए, विधा कोई भी हो, जी। हम ये कहें कि गीत बहुत मुश्किल है, बाकी के रस, हास्य रस और वीर रस बहुत आसान है, ऐसा नहीं है। हम्म। हास्य रस भी उतना ही कठिन है जितना गीत भी है। और जी। नाजुक इसलिए कि उसमें जो प्रतीक होते हैं, फूल है, कलियां हैं, तितलियां हैं, भंवरे हैं, घास है, सूरज की किरणें हैं, ओस है, इन सारे प्रतीकों से गीत की बात की जाती है। अगर हम समंदर के किनारे बैठे हुए हैं तो फिर समंदर की लहरों का जिक्र होगा उसमें, वहां जो रखी हुई सीपियां हैं उनका जिक्र होगा, शंखों का जिक्र होगा, रेत का जिक्र होगा। तो जितने भी प्रतीक होते हैं बड़े कोमल होते हैं गीत में। अगर हम किचन में भी बात करेंगे तो किचन किचन के ऊपर अगर कोई गीत लिखा है तो वहां भी बड़े कोमल कोमल प्रतीक होंगे, दूध की बात होगी, मलाई की बात होगी, हाँ, रोटी की जो आटा गूंधा जाएगा उसकी कोमलता की बात होगी, है, जो आटा यहाँ पे लग जाएगा उसकी बात होगी, जो अगर किसी नायिका ने बात करते करते हाथ यहाँ लगा दिया तो जो आटा
आटा गाल पे लग गया, उसकी कोमलता की बात हुई, कितनी अच्छी लग उसके रही है बाद नायका जी बिल्कुल। गाल पे आटा लगा हुआ है। तो इसलिए गीत गीत बड़ा कोमल माना जाता है, क्योंकि उसमें बड़े कोमल कोमल प्रतीकों का इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है। और वाला अगर अच्छा हो। हेलो। हेलो। हाँ, आ रही है आवाज। सर मेरा अगला हाँ। सवाल ये है कि जो आपके गीत हैं, आपकी मुक्तकें हैं, वो इतनी सरल और मतलब आसान है, और उनको कहने का एक अनोखा अंदाज, मेरे ख्याल में वो पूरे कवि सम्मेलन के जितने भी कवि हैं, कवि सम्मेलनों से जुड़े, वो किसी के पास नहीं है जो अंदाज आपके पास है, इतनी सरल भाषा में और इतने अनोखे तरीके से अपनी बात कहने का। तो ये किस तरह से आपने मतलब कि क्या सोचकर कि मैं मतलब इतना सरल लिखा कि छोटे से छोटे बच्चे को और जो साहित्य जगत को में रुचि रखते हैं उन्हें भी समझ आता है, आपका हर अंदाज, आपका हर गीत, आपकी हर मुक्तक। देखो, पोएम, तुम्हारा नाम पोएम है। बताऊं तुमको कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ बिल्कुल भी। जी मैं जी। मेडिकल लाइन का आदमी हूँ, हिंदी का विद्यार्थी नहीं हूँ। हिंदी से मैंने कोई पीएचडी नहीं की, या हिंदी के लोगों को मैंने पढ़ाया नहीं है। तो जो हम्म। आम बोलचाल की भाषा होती है, मैं उसी में तो काम करूंगा। जो मेरे पास शब्द हैं उन्हीं में बिल्कुल। काम करूंगा। और जी मेडिकल जी। लाइन के शब्दों को उठा करके फिर मैं कविता लिखूं, नहीं लिखी जा सकती। तो जो मेरी घर में जो लोगों से बातचीत करता हूँ उसी भाषा में मेरी कविता है। तो जितनी आसान बोलचाल होगी, आप जितनी सहज होगी, और वही अगर तो लोगों के पास पहुंच जाएंगे। नीरज जी ने ये खास बात की। जी जी। नीरज जी बहुत आसान शब्दों का इस्तेमाल किया करते हैं। मैंने उनको गौर से पढ़ा है, गौर से सुना भी है। उनकी बातों को मैंने एडेप्ट किया कि जितना आप आसान लिख लेंगे, उतना ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच जाएंगे। तो मेरी भाषा आसान होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं हिंदी का विद्यार्थी नहीं, साइंस का विद्यार्थी रहा। तो हिंदी मैं डिक्शनरी खोल के नहीं बैठता कि हिंदी में ये कठिन कठिन शब्द देके फिर मैं साहित्यकार बन जाऊं, नहीं। हम्म। और आम जीवन में भी व्यक्ति जितना सहज और सरल होगा, वो उतना ही अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचेगा। बिल्कुल। अगर आप कठिन दुरू हैं, मिलने में किसी से कतराते हैं, तो लोग आपके पास कम आएंगे, लोग आपसे बात करने में डरेंगे। और आप बिल्कुल। जितने आसान मुस्कुरा के बात करें, देखिए आप सब्जी वाला भी अगर मुस्कुरा के बात करेगा तो उसके पास ज्यादा भीड़ होगी। जी जी जी। सबसे अच्छी तरह बात करेगा तो जो कोई भी दुकानदार से, हम भी दुकानदारी है। हम अगर मार्केट में अपनी कविता ले आए हैं तो हम भी दुकानदार हैं। तो हम जितनी सहज बिल्कुल। सरल बात करेंगे, उतने ही ग्राहक हमारे पास आएंगे। तो कुल मिला के जो जीवन का सूत्र है तो ये है कि आपको सहज और सरल रहना चाहिए। वैसे ही कविता कही थी मैंने। और मेरी जो जीवन की किताब बड़ी खुली हुई है। आ, दिल की कोरी किताब लाया हूँ, नर्म नाजुक गुलाब लाया हूँ, तुमने डर डर के जो लिखे ही नहीं उन खतों के जवाब लाया हूँ। तो जो कुछ है अरे वाह! बस सामने, जो मेरे चेहरे पर, मेरे होठों पर है, वही मेरे दिल के अंदर है। कहीं कुछ ऐसा नहीं आप मुझसे बात कर रही हो तो मैं आपके साथ जी। कोई छल फरेब करूँ। छल फरेब करूंगा तो आपके मुंह पे कह दूंगा कि आप गलत हैं और आप ठीक नहीं कर रही हैं। ये नहीं कि मैं बिल्कुल। आपसे चिकनी चुपड़ी बातें करता रहूं फिर आपकी पीठ में छुरा पाऊंगा। नहीं, मेरी नेचर में ऐसा नहीं। जी, तो जी। जो है, जैसा भी हो, सामने बस। सर आपने गीतकार मतलब नीरज जी की बात करी, तो अपने टाइम में आप किस गीतकार से प्रभावित रहे? और जो अब नए गीतकार आ रहे हैं। हाँ, हाँ। नेचुरल है, मैंने नीरज जी का नाम लिया तो उनसे प्रभावित रहूंगा, वो मेरे आइडियल हैं। जी, जी, जी। और उन नीरज जी ने बहुत कुछ सिखाया मुझे, दुनिया में रहना, मंचों पे रहना, मंचों पे सरवाइव करना कैसे रहा जाता है, कैसी कविता सुनाई जाती है, उनकी चाल ढाल बोल चाल सबको मैंने अडेप्ट किया। और हुँ। वो मेरे आइडिया। अब रही बात नई पीढ़ी के गीतकारों की, तो नई पीढ़ी में बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छे गीत लिख रहे हैं। बहुत बढ़िया प्रस्तुतिकरण है उनका। एक बहुत अच्छे गीतकार थे,
देवल आशीष, वो बहुत कम उम्र में चले गए, वरना उनसे बहुत बड़ी आशाएं थी हमारे गीत समाज को, जी हमारे सर, गीत बिल्कुल। के। उसके बाद फिर ये बहुत सारे लोग आए भी आ रहे हैं, जैसे बलराम श्रीवास्तव हैं, एक स्वयं श्रीवास्तव है, वो गीतकार बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा जी लिखते हैं। जी जी। कैलाश पंडित जी हैं राजस्थान के, वो बहुत अच्छा लिखते हैं। तो यूं करके नई पौध भी बहुत बढ़िया आ रही है, अच्छे अच्छे गीत लेकर के आ हम्म। रही है, और आना चाहिए। हम इनका स्वागत नहीं करेंगे तो फिर ये गीत विधा खत्म हो जाएगी। मैंने तो जी गीत जी के लिए जी। एक सम्मान करा रखा है। गीत के प्रतिवर्ष में एक गीतकार को, युवा गीतकार को 51,000 रुपए से सम्मान देता हूँ, जिससे कि इंस्पिरेशन हो नए बच्चों में कि हमको अच्छे गीत लिखने चाहिए। हर क्या बात साल अपने ट्रस्ट सरदार सल्ला नारायण ट्रस्ट के माध्यम से एक है। गीतकार को मैं प्रतिवर्ष विष्णु सक्सेना गीत सम्मान से सम्मानित करता हूँ। और हमने अपने ट्रस्ट के माध्यम से एक प्रयास नाम का प्रोजेक्ट भी चला रखा है युवा कवियों के लिए, हम्म। जिसमें हम प्रतियोगिता करते हैं हर महीने गीत की। और 9 महीने प्रतियोगिता करने के बाद फिर हम उनके सेमीफाइनल करते हैं, फिर फाइनल करते हैं, फिर ग्रैंड फाइनल करते हैं। एक गीतकार जो एक साल में करता है, फिर हम उसको अपने मंचों पर प्रोजेक्ट करते हैं। हम गीतकार हैं, हम इंडियन, जैसे इंडियन आइडल वाले संगीतकार गीतकार गायक कलाकार बना देते हैं, डांसर बना देते हैं, तो हम तो कवि सम्मेलन के लोग हैं, तो कवि सम्मेलन का मंच ही दे सकते हैं। तो इस तरह से जो एक बिल्कुल। कवि एक साल में निकलता है, उसको हम मंच पर प्रोजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद आपकी किस्मत है, आपका स्किल है, आप कितनी अपनी योग्यता से आगे बढ़ सकते हैं, वो आपका अपना मामला है। सर, जाते जाते आपकी कुछ मुक्तक हमारे दर्शकों के लिए। एक मुक्तक सुना के फिर हम विदा लेंगे आपसे। अभी जाने दो मुझे, बाद में फिर आऊंगा। क्या बात है सर। अभी जाने दो मुझे, बाद में फिर आऊंगा। साथ ले जाके तुम्हें वो जगह दिखाऊंगा। दिल के मंदिर में जहां आरती हुई न कभी। दिल के मंदिर में जहां आरती हुई न कभी। तुम्हारे हाथ से मैं एक दिया जलाऊंगा। तुम्हारे हाथ। बहुत अच्छी मीटिंग रही हमारी। बहुत अच्छा आपने सवाल किए जी हमसे, जी। और अच्छे अच्छे तैयारी करके आई थी पूरी। सर, मुझे वही लोग बहुत मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो पूरी तैयारी करके आते हैं इंटरव्यू लेने। वरना कुछ लोग जब बिना तैयारी के आ जाते हैं तो गुस्सा आते हैं उनके ऊपर। तुमने आज पूरा अध्ययन किया मेरे बारे में, उसके बाद फिर मुझे मुझसे बातचीत की, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सर। सर, जाते हुए जो नए कवि हैं उनके लिए एक संदेश, और फिर हम अपने इस वार्तालाप को यहीं विराम देते हैं। नए कवियों से बस यही कहना चाहूंगा कि अ, अपना एक ब्रांड बनाइए। जो हमारे नए कवि आ रहे हैं वो सोच रहे हैं कि हम हास्य रस भी लिख लें, हम वीर रस भी लिख लें, हम नई कविता भी लिख लें, हम गीतकार भी बन जाएं। ऐसा ना करें। एक ब्रांड बनाइए। आप सोच लीजिए कि आपको बनना क्या है। जिस दिन आपने सोच लिया, आपका एक पूरा मोटो बना लिया, तो आप जल्दी उसमें प्रगति कर जाएंगे। मेरे चाचा जी कहा करते थे, एक एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अगर आपने एक को साध लिया, एक देवता को मना लिया, तो सारे देवता खुश हो जाएंगे। और मैं सारे देवताओं को मनाया तो सब किसी की उसकी खुशामद में कमी रह सकती है, किसी की ज्यादा हो जाएगी। तो आप बिल्कुल। एक मन में सोच आप एक मन में सोच लीजिए कि आपको गीतकार बनना है, या हास्य कवि बनना है, या वीर रस कवि बनना है। घालमेल मत करिए। मंच पे आके आप माइक पे आके चुटकुला भी सुना रहे हैं, और 10 चुटकुले सुनाने के बाद एक एक मुक्तक सुना दिया, फिर एक इधर उधर की बातें कर ली, फिर एक वीर रस की छंद सुना दिया, फिर फिर चुटकुले सुना दिए, फिर एक गीत सुना दिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी आपका आपका जो कपड़े की दुकान है, तो कपड़ा ही मिलना चाहिए वहां पे, आलू नहीं मिलने चाहिए। जी जी जी। तो एक ब्रांड बनाइए। दूसरी बात, में अपने गीत का, अपने जो नए कवि हैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जितने भी आपके सीनियर पोइट्स हैं उनकी इज्जत करिए, उनको पूरा सम्मान दीजिए। गुरु हो या अपने बुजुर्ग हो या बड़े हो, अपने माता पिता हो, उनको पूरा रिगार्ड करिए। जब तक आप किसी को सम्मान देना शुरू नहीं करेंगे,
तब तक आपको सम्मान भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चीज ऐसी है नहीं होती इसमें बिल्कुल भी। तीसरी बात ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा तालियां अगर माइक से मिल जाए आपको, जनता से, आप माइक पे खड़े कविता सुना रहे, बहुत ज्यादा तालियां मिल जाए, तो ये मत समझिए आज की रात आपकी होगी। और किसी दिन तालियां बिल्कुल न मिले तो ये भी मत सोच के निराश हो जाइए कि आज तो हम बेकार हो गए, अब हम इस लाइन को छोड़ रहे हैं। कुछ भी नहीं। न सुख में खुश होइए, न गम में निराश होइए। एक खास बात बताना चाहता हूं कि आसमान छू लो अगर तुम तो फूल मत जाना, आसमान छू लो अगर तुम तो फूल मत जाना, ये हिंडोला गुरूर का है, झूल मत जाना। क्या बात है। और एक, हाँ, करो भला जो किसी का तो याद मत रखना, करो भला करो भला जो किसी का तो याद किसी मत का तो रखना, याद मत रखना। करे तुम्हारा भला उसको भूल मत जाना। अरे वाह। और हाँ, बस इतना छोटी छोटी बातें हैं जो आपकी जिंदगी को अच्छा बना सकती हैं। और कभी अपनी जमीन को भी मत भूलिए। जो हाथ थाम लो वो फिर न छूटने पाए, जो हाथ थाम लो वो फिर न छूटने पाए, प्यार की दौलतें कोई न लूटने पाए, जब भी छू लो बुलंदियां तो ध्यान ये रखना, जमीन से पांव का रिश्ता न टूटने पाए। इसी के साथ पुनीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने श्रोता जितने दर्शक मुझे देख रहे हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इस पेज के माध्यम से मैं आपसे रूबरू हुआ। और पोएम का इसलिए धन्यवाद कर रहा हूँ कि मैं लाइव बहुत कम आता हूँ, जबरदस्ती लेके आ गई मुझे पेज पे, तो मैं एक बहाने रूबरू हो गया आप सबसे, और अच्छा लगा। सब लोग बहुत प्यार करते, मैं जानता हूँ। मेरे पेज पे जब मैं जिस दिन अपने पेज पे 2 बार लाइव हुआ हूँ, तो जिस दिन लाइव हुआ हूँ उस दिन झड़ी लग गई मुझे देखने वालों की, सुनने वालों की। एक बिल्कुल जल्दी सर। जल्दी कमेंट आते मैं पढ़ नहीं पाता था, और हजारों आदमी एक साथ आ गए। तो इतना जानता हूँ कि ईश्वर ने मुझे वो दौलत दे रखी है जिससे आप लोग मुझे प्यार करते हैं, और मैं आपकी कदर करता हूँ। ईश्वर ऐसी ही कृपा बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपने दर्शकों की तरफ से और मेरी तरफ से और कवि सम्मेलन के पूरे परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे को इतना समय दिया और हमसे बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हम सबके प्यारे और चहेते डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत मजा आया होगा, आप सबने बहुत एंजॉय किया होगा। और अगली बार मैं किसको अपने कवि सम्मेलन पेज पर लाइव लाऊं आप सबके लिए, मुझे कमेंट करके मुझे मैसेज बॉक्स में बताते रहिए। और तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ इंस्टा कवि सम्मेलन में, कवि सम्मेलन के इंस्टाग्राम पर। धन्यवाद।